वेलकम ऑल व्यूअर्स टू दिस एपिसोड ऑफ अंग्रेजी बोलने के लिए अनमोल सूत्र। हम इस एपिसोड्स के माध्यम से आपको हर वो छोटी मोटी बातों से रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको बोलने में और लिखने में दोनों में सहजता दे और वो जो स्पीकिंग से लेकर के जो राइटिंग तक आपका फ्लॉलेस हो, उसमें कोई गलती ना हो। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं सबसे पहले उन वाक्यों के बारे में वो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो बिना मुख्य क्रिया के बनते हैं। और जितने तरह के वाक्य बनते हैं मुख्य क्रिया के, जो बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं, उन सब की चर्चा हम वन बाय वन करते जाएंगे। आपसे निवेदन है कि इसको आप छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इसको छोटी छोटी बातें ना समझें, क्योंकि यही आकार देगा आपके संवाद को, आपके स्पीकिंग पावर को, आपके राइटिंग पावर को, जिसमें गलती होने की गुंजाइश न के बराबर होगी, बशर्ते कि आप इन छोटी छोटी बातों को याद रखते हैं। आज हम जो हेल्पिंग वर्ब के हमने आपको इससे पहले के एपिसोड में बताया कि 4 समूह होते हैं, 4 सेट होते हैं। आज हम पहले सेट की बात करने जा रहे हैं और वो भी हम बात करने जा रहे हैं एम इज आर। तो एम के बारे में बता दें कि एम जो है वो प्रोनाउन आई के साथ आता है और इसके 3 अर्थ होते हैं। पहला होता है हूं, दूसरा होता है होता हूं, तीसरा होता है रहता हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर, मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूं, आई एम ए गुड स्टूडेंट। अब आई एम ए गुड स्टूडेंट को आप 8 प्रकार से बोल सकते हैं। आई एम ए गुड स्टूडेंट, आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट, एम आई ए गुड स्टूडेंट, एम आई नॉट ए गुड स्टूडेंट, हाउ एम आई ए गुड स्टूडेंट, हाउ एम आई नॉट अ गुड स्टूडेंट, I am a good student, aren't I? I am not a good student, am I? अब इसमें जो क्वेश्चन टैग बताया है आपको, ये याद रखना पड़ेगा आपको कि I के साथ यदि पहले नॉट लगा हुआ नहीं है, यानी मैं अच्छा लड़का हूं ना, तो इसमें I am a good student है, तो टैग जब बनाएंगे तो आप इसके साथ aren't लगाएंगे I के साथ, वहां आएगा aren't I। हो सकता है कि कुछ लोग आपको ये सुनकर ये भी कहें कि आपको अंग्रेजी नहीं आती, क्योंकि आर तो आई के साथ आता नहीं है। इसीलिए आपको याद रखना है कि क्वेश्चन टैग में जो अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग होता है, जिसमें सिर्फ लास्ट में न आता है, वहां पे हम टैग में आरंट आई ही लगाते हैं। दूसरा होता है मैं अच्छा लड़का नहीं हूं ना, उसमें हो जाएगा आई एम नॉट अ वेरी गुड बॉय, एम आई, वहां एम आई ही लगेगा। लेकिन जो पहले नॉट अगर नहीं आएगा तो आरंट आई लगेगा। मैं हूं। दूसरा उदाहरण है कि मैं सवेरे 7 बजे घर पर होता हूं या रहता हूं। तो होता हूं या रहता हूं की अंग्रेजी होती है एम। तो मैं सवेरे 7 बजे घर पर होता हूं या रहता हूं का हो जाएगा आई एम एट होम एट 7 AM। फिर अब इस वाक्य को आप 8 प्रकार से जैसा बनता है वैसे बनाकर आप प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा हेल्पिंग वर्ब है इज। जब सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज आता है। इस के 3 अर्थ होते हैं। पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है रहता है। ये 3 अर्थ होते हैं जब मुख्य क्या नहीं आता है वाक्य में। उदाहरण के तौर पर जो होता है कि चीनी सफेद होता है, सुगर इज व्हाइट। राम अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय। पापा सवेरे 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक ऑफिस में होते हैं या रहते हैं। माय पापा इज इन द ऑफिस फ्रॉम 10 AM to 5 PM। ये इसके फिर 8 प्रकार से बनेंगे। उसके बाद आर है। आर जो हेल्पिंग वर्ब है वो आता है वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ या प्लूरल नाउन के साथ। और इस आर के जो अर्थ होते हैं हिंदी में, वो पहला अर्थ होता है हो, दूसरा होता है, तीसरा होता है होते हो,
या होते हैं, रहते हो या रहते हैं। इतने ही अर्थ होते हैं जब जिसमें हम इसको बोलते हैं। जैसे हम भारतीय हैं, वी आर इंडियंस। तुम अच्छे हो, यू आर गुड। मैं वह सवेरे 7 बजे घर पर होता है या रहता है, उसका हो जाएगा ही इज एट होम एट 7 AM। वे सवेरे 7 बजे घर पर होते हैं या रहते हैं, हो जाएगा दे आर एट होम एट 7 AM। तुम सवेरे 7 बजे घर पर होते हो, यू आर एट होम एट 7 AM। मेरे पापा 10 बजे दिन से 5 बजे शाम तक ऑफिस में होते हैं, उसका हमने बताया था कि माय पापा इज एट होम एट फ्रॉम 10 AM to 5 PM इन द ऑफिस। अब यही पे बहुवचन हो जाएगा, जैसे कि मम्मी और पापा एक ही ऑफिस में काम करते हैं, और तब हम ये कहें कि मम्मी और पापा सवेरे 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ऑफिस में रहते हैं, हो जाएगा माय मदर एंड फादर आर इन द ऑफिस फ्रॉम 10 AM to 5 PM। पास्ट टेंस के अंदर में एम इज आर के जगह पर वाज या वेर आता है, जिसके दो ही अर्थ होते हैं। वाज का अर्थ होता है था थी, और था थी थे नहीं, था थी, और वेर का मतलब होता है थे या थी। फ्यूचर टेंस में विल बी या शैल बी होता है, जिसमें कि शैल बी आई वी के साथ समानतः प्रयोग में आता है, बाकी सबके साथ विल बी आता है। उसके 4 अर्थ होते हैं, 5 कह सकते हैं होंगी लगा के। होगा, होगे, होगी, होऊंगा, होंगी। उस पर आप वाक्य इसी प्रकार से बना सकते हैं, और यदि आप 2-4 वाक्य लेकर के प्रत्येक तरह के वाक्य जो जिससे कि सारे के सारे कवर होते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो एक चीज पक्की है कि यू विल हैव अ काइंड ऑफ फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, एंड द वर्ड्स विल स्टार्ट कमिंग ऑन टू योर टंग automatically because you know the basic rules of the places of each kind of helping verb or other parts of the speech। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और अति जो है आपको उपयोगी लगा होगा। जो नए आए हैं, आपसे निवेदन है कि अगर ये प्रेजेंटेशन जो कॉन्सेप्ट है, जो कंटेंट्स है, जिस प्रकार से ये सजाया जा रहा है, इस सजाने का तरीका भी आपको अगर अति उपयोगी लगता हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं फिर आपसे हम अगले एपिसोड में, फिर दूसरे सेट के हेल्पिंग वर्ब को लेकर कि वो कौन कौन से होते हैं, किन के साथ कौन सा सब्जेक्ट आता है, और वो क्या क्या अर्थ देते हैं जब वो वाक्य में बिना मेन वर्ब के आते हैं। See you in the next episode with new contents and new topic worthwhile. Thank you very much for watching this video.